गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सॉलिड स्टेट के सीरीज वीडियो में आज फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट लेक्चर 3, जिसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कोवैलेंट सॉलिड में बहुत सारा डिस्कशन किया था। उसमें हम लोगों ने डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था और कंपैरिजन किया था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नाउ नेक्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट उसका मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयोनिक कोवैलेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आज मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ हमने लास्ट क्लास में ये बताया था कि जितने भी हमारे पास सॉलिड होते हैं, जितने भी इस टाइप के सॉलिड होते हैं, उनमें हम लोग ये 5 पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बात करें तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है, दैट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इसमें अगर बाइंडिंग फोर्सेस का बात करें तो इसमें जो बाइंडिंग फोर्सेस इसमें वर्क करता है उसको हम लोग विक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ये जनरली आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड इससे काफी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बाइंडिंग फोर्सेस। क्लास 11th में हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। तो ये बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नाउ हम लोग फिजिकल नेचर का बात करें तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में अट्रैक्टिव फोर्स काफी वीक होने के कारण इसका फिजिकल नेचर सॉफ्ट होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो होगा, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर उसमें बहुत वीक है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका लो होगा। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बात करें तो ड्यू टू नो फ्री आयंस, ये इंसुलेटर्स, क्योंकि इसके अंदर में फ्री आयंस मौजूद नहीं होता है तो ये इंसुलेटर्स होता है। नाउ हम बात करें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड का, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी 3 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। जो फर्स्ट टाइप होता है नॉन पोलर, सेकेंड पोलर एंड थर्ड वन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हम लोग जो डिस्कशन करते हैं आज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में एक्चुअली में होता क्या है कि दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्सन फोर्सेस और लॉन्डन फोर्सेस। वीक डिस्पर्सन फोर्सेस का बात करें, लॉन्डन फोर्सेस का बात करें, इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही टाइप होता है। एक्चुअली में ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा वो काफी वीक होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग डिस्पर्सन फोर्सेस और लॉन्डन फोर्सेस बोलेंगे। और अगर हम यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट का बात करें, मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट, तो म्यू नेट 0 होगा। इस टाइप का सॉलिड सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ऐसे मॉलिक्यूलर सारे मॉलिक्यूलर टाइप मॉलिक्यूलर सॉलिड नॉन सॉफ्ट और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होने के कारण ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाया जाता है। जैसे जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, आयोडीन तो एक्चुअली में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, बट नियॉन और हीलियम ये टिपिकल इनर्ट गैसेस हैं। तो यहाँ हमने इसे अगर हम लोग इसको कूल डाउन करें, टेम्परेचर को काफी लोअर करें, तो भी ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, चाहे आयोडीन हो, नियॉन हो, हीलियम हो, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सन फोर्सेस और लॉन्डन फोर्सेस। तो नेक्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अगर फर्स्ट पॉइंट का हम लोग बात करें तो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल अट्रैक्शन। और याद रखना है कि ये जो डाइपोल अट्रैक्शन होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू डिस्पर्सन फोर्सेस। डिस्पर्सन और जो लॉन्डन फोर्सेस हम लोग पढ़े थे नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूल में, उससे ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, इसलिए सॉफ्ट और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस इंसुलेटर होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो इसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोअर ही होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हायर है, कंपेरेबल है आयोनिक बॉन्ड से, ऐसा नहीं है। हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका भी लोअर होता है, बट अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में उससे कंपैरिजन करें तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उससे थोड़ा ज्यादा हाई मिलेगा। कुछ एग्जांपल HCl, HBr, CO2। यहाँ पर जैसे हम जो बहुत सारे एग्जांपल लिख रहे हैं उसमें बहुत सारे जो सब्सटेंस है नेचुरली गैसियस स्टेट में पाया जाता है, बट हम वो स्टेट को कंसीडर कर रहे हैं जब टेम्परेचर को लोअर डाउन करके लिक्विफिकेशन करके फिर आफ्टर उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया गया, उस केस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं।
नाउ अगर हम एग्जांपल का बात करें, HCl का बात करें, तो HCl में क्या हो गया, अगर HCl का मॉलिक्यूल को अगर हम कंसीडर करें, HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल को आपस में कंसीडर करें, तो यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। सिमिलरली डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, हियर आल्सो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। नाउ in the first molecule of HCl and the second molecule of HCl, they are held together by dipole-dipole attraction. The attractive forces which work together in HNCl between different molecule, this is called dipole attraction। और याद रखना है कि जो न्यूट्रल वाले मॉलिक्यूल में, नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूल में जो डिस्पर्सन फोर्सेस और लॉन्डन फोर्सेस जो वर्क कर रहा था, उससे ये डाइपोल अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होगा। नाउ अब हम बात करें, तो अगर फर्स्ट नॉन पोलर और पोलर में अगर कंपैरिजन करें, तो नॉन पोलर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एकदम लोवेस्ट था, रूम टेम्परेचर पे वो गैसियस और लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा था। लेकिन ये सारा सॉलिड ही ऐसे रूम टेम्परेचर पे गैसियस और लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। बट अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करें, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करें, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंपैरिजन में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नाउ हम लोग लास्ट जो मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं, ये थर्ड टाइप का मॉलिक्यूल, पहले तो हमने फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था, फिर ये सेकेंड टाइप, नाउ दिस इज थर्ड टाइप, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या होगा इसमें, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, a type of dipole-dipole attraction। एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक डाइपोल अट्रैक्शन का ही केस है, जिसमें हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन के साथ 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अटैच होते हैं, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये भी सॉफ्ट एंड इंसुलेटर होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करें तो उससे थोड़ा ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होता है उससे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसका हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इन कंपैरिजन टू पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फॉर एग्जांपल HF, अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल, दीज आर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे अट्रैक्टिव फोर्स इन सारे मॉलिक्यूल में वर्क करता है। नाउ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किया, जैसे H2O, अल्कोहल, इथिलीन ग्लाइकोल, H2O, दैट मींस आइस का हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें किस टाइप का अट्रैक्शन होता है, एक टाइप का ये डाइपोल अट्रैक्शन ही है, पर हाइड्रोजन के साथ याद रखना है, हाइड्रोजन के साथ अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर ये कनेक्टेड है हाइड्रोजन के साथ अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट कनेक्टेड है, तो वो डाइपोल अट्रैक्शन का ही केस हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हम आइस में बात करें तो फिर से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव, सिमिलरली डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, एंड यहाँ पे क्या होगा, इन सारे मॉलिक्यूल के बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा। अल्कोहल का बात करें हम लोग तो ROH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव होगा, डेल पॉजिटिव, सिमिलरली डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, अब इनके बीच में आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथिलीन ग्लाइकोल का बात करें तो इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला CH2OH होता है, ठीक है, यहाँ भी CH2OH है, तो ये हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव आएगा, ये ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव आएगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। Similarly, attraction here also takes place between oxygen and hydrogen atom. So this type of attraction, actually these attractions are dipole attraction, but if in a molecule hydrogen is attached with fluorine, oxygen and nitrogen atom by covalent bonding, then it is a special case in which dipole attraction is called hydrogen bonding. Or always remember, the strength of hydrogen bonding is much stronger in comparison to other dipole attraction। तो हमने अभी देखा नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। स्ट्रेंथ का बात करें अगर हम लोग, किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का अट्रैक्शन उससे थोड़ा वीक होगा, और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का अट्रैक्शन सबसे वीक होगा।
नाउ नेक्स्ट सॉलिड आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक के बाद जो नेक्स्ट सॉलिड का हम लोग डिस्कशन करते हैं वो है हमारा मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग में एक्चुअली में होता क्या है कि मेटालिक बॉन्डिंग में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उसमें दो टाइप का पार्टिकल मौजूद होता है। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको हम कैरेनल्स बोलते हैं और दूसरा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होता है। थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कशन करें, पॉजिटिवली चार्ज कैरेनल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, तो एक्चुअली में ये क्या है इसमें हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई हमारे पास मेटल है M, उसने इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज किया, Mn प्लस बना दिया, प्लस n इलेक्ट्रॉन, प्लस n इलेक्ट्रॉन। कोई भी मेटल है तो मेटल का एटम ने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये Mn प्लस बनाया और इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या हो गया, डीलोकेलाइज हो गया, जिसको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हमें मिला, दिस पार्टिकल्स इज कॉल्ड कैर्नल्स एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम एक मेटल क्रिस्टल का अगर हम बात करें तो मेटल क्रिस्टल में हमें पता हो गया यहां से कि दो टाइप के पार्टिकल मौजूद होंगे। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज कैरेनल्स, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज कैरेनल्स एंड इसके साथ मोबाइल इलेक्ट्रॉन होगा जिसको हम A नेगेटिव, दिस इज इलेक्ट्रॉन, delocalized electron or it is also called mobile electron. This is metal crystal. तो ये मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने के बाद एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनाएगा कैर्नल्स और ये इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब याद रखना है कि व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग। मेटल में एक स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग होता है जिसको हम मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर the attraction between positively charged metal ion, that is kernels and mobile electron or valence electron is called metallic bonding. Now हमें पता हो गया constituent particle metal में दो टाइप के पार्टिकल होंगे, positively charged kernels and the other particle that is called mobile electron. Positively charged kernels और mobile electron के बीच में जो binding forces work करेगा metallic bonding बोलेंगे। Physical nature hard होगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स यहां पर भी वर्क कर रहा है तो हार्ड होगा, बट मैलिएबल एंड डक्टाइल होगा, स्पेशल। मतलब इसको सीट में हम लोग सीट बना सकते हैं, ड्रॉन इनटू वायर एंड बीटेन इनटू सीट, स्पेशल प्रॉपर्टी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे तो फेयरली हाई, इसका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो इंपॉर्टेंट है, कोई भी मेटल सॉलिड स्टेट में भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है और मोल्टेन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ये याद रखना है मेटल में। हालांकि एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेंज कर जाता है सॉलिड स्टेट और मोल्टेन स्टेट में, बट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। दिस इज मेटेलिक सॉलिड। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरे हमने सॉलिड का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया, आयोनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो फर्दर क्लासिफिकेशन था सारा डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का स्टडी सॉलिड स्टेट में करते हैं हम लोग। क्रिस्टलाइन सॉलिड का उसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बोला जाता है। नाउ सबसे पहले क्रिस्टल्स होता क्या है। एक्चुअली में हम लोग ये सारा एमोर्फस सॉलिड का बात नहीं कर रहे हैं, ये सारा बात हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का बात कर रहे हैं। तो क्रिस्टल क्या होता है, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड any crystalline solid they are made up of very large number of simple structural unit। कोई भी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का बात करें तो उसमें छोटे छोटे सिंपल यूनिट होता है जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं, स्मॉलर यूनिट्स। और याद रखना है कि हर एक क्रिस्टल का, ईच क्रिस्टल है डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप एंड इट इज बॉन्डेड बाय प्लेन सरफेसेस। हर एक क्रिस्टल का जो ज्योमेट्रिक शेप होता है वो डिफिनिट होता है और वो प्लेन सरफेस से बॉन्डेड होता है। हमें दिखाई पड़े या दिखाई नहीं पड़े, बट याद रखना है कि जितने भी क्रिस्टल्स होंगे उनका ज्योमेट्रिक शेप डिफिनिट होगा और वो एक प्लेन सरफेसेस से बॉन्डेड होगा। हमने पहले ही बताया
कि कोई भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर का स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस का, अगर हम बात करें एनसीईआरटी बुक में ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पार्ट नहीं दिया हुआ है, बट जेई मेन, जेई एडवांस और भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए दिस पार्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हमें अच्छे से समझ लेना है। नाउ हम अगर बात करें कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का स्टडी कैसे किया जाता है, जैसे हमने एक्सरे इस पे गिराया, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एक्सरेज। कोई भी एक्सरे जब किसी क्रिस्टल पे गिरता है तो वहां से जो रे बाहर निकलता है, जिसको हम लोग इमर्जेंट रे बोलते हैं, वो इमर्जेंट रे कुछ इस टाइप का होता है। या तो इमर्जेंट रे फेज में होगा, या तो इमर्जेंट रे आउट ऑफ फेज होगा। ये फेज में और आउट ऑफ फेज में बोलने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें, ये मेरे पास एक वेव है, ऐसे अगर हम वेव का बात करें, ये मेरे पास एक वेव है, निकलने वाला वेव कुछ इस टाइप का, और उसके बाद एक और वेव इसी टाइप का आइडेंटिकली यहां से निकल रहा है। तो अगर इनका रिजल्टेंट बात करें तो रिजल्टेंट कुछ इस टाइप से होगा, जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोला जाता है। मतलब इमर्जेंट रेज इन फेज, ये फेज में, तो इसका रिजल्टेंट कुछ अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप का होगा। ये दोनों ऐड, इसका वेवलेंथ जो होगा वो क्रेस्ट ट्रफ जो होगा, इसका हाइट जो रहता है, डिपनेस जो रहता है वो बढ़ जाता है। अगर हम इमर्जेंट रेज आउट ऑफ फेज का बात करें, जैसे अगर मेरे पास कोई वेव इस टाइप से है और इसका जस्ट उल्टा हम ले लेंगे, इसका जस्ट उल्टा हमने ले लिया है कुछ ऐसे, तो अब इससे जो रिजल्टेंट वेव निकलेगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, नलिफाई जिसको हम लोग बोलते हैं, नलिफाई हो जाएगा। सो इफ टू वेव आर सेम, तो उसका रिजल्टेंट कुछ इस टाइप से होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। और अगर ये आउट ऑफ फेज है तो रिजल्टेंट इसका नलिफाई हो जाता है। तो ये वाला जो केस होगा उसमें ब्राइट स्पॉट हमें मिलेगा, और ये वाला जो केस होगा उसको हम लोग बोलेंगे डार्क स्पॉट। फिर से समझते हैं बात को। इंसिडेंट रे किसी भी क्रिस्टल पे गिरता है, इसको ग्रेटिंग भी बोला जाता है। तो यहां से निकलने वाला जो वेव्स होगा या तो फेज में हो सकता है या आउट ऑफ फेज हो सकता है। फेज में होगा तो दोनों वेव जो होगा वो कुछ एक ही टाइप का होगा। अगर हम इसका रिजल्टेंट ले लें, दिस इज रिजल्टेंट ले लें, तो इसमें एक्चुअली में क्या होगा, इसका जो वेवलेंथ है, इसका जो क्रेस्ट और ट्रफ जो होगा, उसका हाइट जो होता है वो ऐड हो जाता है, एडिटिव। अगर हम इमर्जेंट रेज आउट ऑफ फेज का बात करें, तो जैसे वेव ये वाला वेव इस टाइप से इमर्ज हो रहा है, तो इसके नीचे वाला वेव उल्टे डायरेक्शन में इमर्ज होगा। अगर हम रिजल्टेंट बात करें तो ये नलिफाई हो जाएगा और हम लोग इसको डार्क स्पॉट बोलेंगे। दिस इज ब्राइट स्पॉट एंड दिस इज डार्क स्पॉट। हमने अभी देखा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में कोई भी क्रिस्टल जो होता है, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्रिस्टल होता है, उसके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को कैसे स्टडी किया जाता है। तो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को जो लोग स्टडी करते हैं वो पूरा का पूरा ब्रांच जो है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहलाता है। क्रिस्टल हमें पता है कि हमने बात किया कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट, छोटे छोटे यूनिट में बने होते हैं, जिनको हम लोग क्रिस्टल्स बोलते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर कि जितने भी क्रिस्टल्स होंगे उन सारे के सारे क्रिस्टल्स का जो सरफेस होगा वो प्लेन सरफेस होगा, और हर एक क्रिस्टल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर फिक्स होता है। तो अब हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का बात आगे बढ़ाते हैं और स्टडी करने वाले हैं ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन को पढ़ने के पहले ये दो पॉइंट हमें सबसे पहले समझ लेना है। पहला पॉइंट कि कोई भी क्रिस्टल प्लेन पे जो
एक्सरे वहां पे आएगा, मतलब एक तो इंसिडेंट रे हो गया और एक इमर्जेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है उसको फॉलो करेगा, नंबर 1। एंड द सेकंड पॉइंट इज द टू रेज रिफ्लेक्टेड बाय सक्सेसिव प्लेन इन फेज, दो रेज, फेज अभी हम बात कर रहे थे फेज और आउट ऑफ फेज का। फेज का मतलब हुआ कि दोनों एडिटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, उसके एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो जाएंगे, तो वो फेज ब्राइट स्पॉट कब प्रोड्यूस होगा, जब एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकेंड रे इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये बोलने का क्या मतलब है, जैसे अगर हमने बात किया कुछ इस टाइप से, ये मेरे पास एक क्रिस्टल प्लेन है कुछ इस टाइप से, यहां पे लाइट आया तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, अलग अलग प्लेन का बात कर रहे हैं, यहां पे आया तो सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन एंड सो ऑन, कुछ इसी टाइप से। तो जैसे यहां पे आया रे, इस पे आया और ये रिफ्लेक्ट हुआ, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। नाउ द सेकंड वन, this is also incident ray, this is also incident ray and this is reflected ray। यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। इन दोनों के अगर बीच का थिकनेस का बात करें, इन दोनों के बीच का जो लेयर दिख रहा है, इन दोनों के बीच का अगर हम थिकनेस का बात करें तो ये हमारा थिकनेस क्या है, d, स्मॉल d। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें पता है ये दोनों आपस में सेम होता है, इफ दिस इज थीटा दिस इज आल्सो थीटा। नाउ अगर हमने इसको आगे यहां पे ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करते हैं और ये आगे जाएगा तो कुछ यहां पे ऐसे मीट करेगा, ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया O, दिस इज O and this one is A, this one is B and this one is C। नाउ ये दोनों एंगल आपस में सेम है, तो अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, एंड दिस इज हमें पता है ये 90 डिग्री है, ये वाला भी एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। पहला तो क्या था, द एक्स रे डिफ्रैक्टेड फ्रॉम एटम्स इन क्रिस्टल प्लेन ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे दोनों, यहां से अगर हम नॉर्मल से एंगल का मेजरमेंट करें तो ये दोनों एंगल थीटा है। अब क्या बोला सेकंड पॉइंट, अगर हम ये रे यहां पे गिरा, ये फर्स्ट वाले प्लेन पे, ये सेकंड वाले प्लेन पे, तो वही बात यहां पर भी होगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस आल्सो मस्ट बी सेम, और इसको हम जब आगे ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि the two rays reflected by successive plane in phase if extra distance traveled by second ray is integral multiple of wavelength। बोला कि ये दोनों रे फेज में होंगे, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे, मतलब कि ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा, मतलब ये कि उनका एम्पलीट्यूड आपस में एडिटिव होगा, तब जब सेकेंड रे का जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड कर रहा है सेकेंड रे, कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है सेकेंड रे, उसको हमें थोड़ा समझना है। ये थिकनेस हमने ऑलरेडी डी लिया हुआ है, तो ये कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है AC एंड BC। नाउ अगर हम लोग काम करें यहां से AC और BC को निकालते हैं, तो इन ट्रायंगल OAC हमें मालूम है एंगल OAC ये मेरा कितना है 90 डिग्री, और एंगल AOC ये मेरा कितना है, दिस इज थीटा। तो ना हमें ये निकालना है, तो ये 90 के सामने वाला ये वाला पार्ट ये D है, ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये थीटा के सामने वाला ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर AC और ये हाइपोटेनियस हमें पता है, तो हम यहां से अप्लाई कर सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H, तो ये हो गया हमारा AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना हो गया OC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AC
डिवाइडेड बाय OC हमारा ये थिकनेस है, D कंसीडर किया, और यहां से अगर हम AC को निकालें तो ये कितना हो जाएगा, D sin थीटा फर्स्ट। नाउ सिमिलरली उसी टाइप से अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल OBC में, तो OBC में वैसा ही है, एंगल OBC 90 डिग्री है, एंगल अगर हम लोग बात करें BOC का बात करें तो वो थीटा है, तो यहां से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि BC जो होगा वो भी क्या होगा हमारा, D sin थीटा होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या बोला गया कि टू रेज रिफ्लेक्टेड बाय सक्सेसिव प्लेन में जो दो रे का रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा n लैम्डा, वेयर n का वैल्यू कोई भी इंटीजर 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। और एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल का अगर हम बात करें कि यहां से कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल था, ये रे और ये रे, इस रे ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो AC एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये रे का अगर हम लोग बात करें और ये रे का बात करें तो ये रे इसके कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये BC डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो टोटल एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया हमारा AC प्लस BC इक्वल टू n लैम्डा, और हमने यहां से AC का वैल्यू क्या निकाला, D sin थीटा प्लस BC ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, D sin थीटा, सिमिलरली उसी तरीके से निकाल सकते हैं D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और n लैम्डा को पहले ले लेते हैं तो n लैम्डा इक्वल टू 2D sin थीटा, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर A। लिख सकते हैं इक्वेशन A इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन। इक्वेशन ये हमारा क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है ब्रैग्स इक्वेशन का। और थोड़ा ये भी याद रखना है कि n कभी कभी क्वेश्चन में n कुछ इस टाइप से दिया रहता है, तो हमें समझ लेना है कि ये एक्चुअली में हमें n ही दिया हुआ है। अगर हम लोग बोलेंगे if n equal to 1 बोले तो इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। अगर हम लोग बात करें n equal to 2 तो बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन एंड सो ऑन। इसी टाइप से थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, फोर्थ ऑर्डर रिफ्लेक्शन, इस टाइप से मिलता। तो थीटा यहां पे याद रखना है, कभी कभी कुछ इस टाइप से भी लिखा रहता है ये थीटा को कभी कभी ग्लैंसिंग एंगल भी बोला जाता है। क्वेश्चन में कहीं दे देता है ग्लैंसिंग एंगल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो थीटा है, थीटा को हम लोग ग्लैंसिंग एंगल कहते हैं। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन एंड लैम्डा इक्वल टू 2D sin थीटा।